हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 9 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू लॉन्च अ डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। तो गाइस, आपको पता है जब भी साइक्लोन आता है तो उससे पहले क्या डिफरेंट वार्निंग्स दी जाती है। तो अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो क्या सोच रहा है, कुछ अलग से सिस्टम है उसे लॉन्च किया जाए जो कि क्या करेगा, साइक्लोन जब भी आने वाला होगा उससे पहले वार्निंग देगा। ठीक है, तो अब इस न्यूज में चलने से पहले हम कुछ ये देखेंगे कि करंटली हम क्या सिस्टम यूज करते हैं, लाइक साइक्लोन वार्निंग कैसे देती हैं। ठीक है, तो जरा हम ये देखते हैं। तो गाइस, ये जो न्यूज है GS3 में आएगी, एनवायरमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो करंटली जो भी साइक्लोन वार्निंग्स होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स होते हैं। ये कहाँ पे हैं? कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में। और साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स होते हैं जो कि भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद में। ठीक है, तो करंटली जो भी साइक्लोन वार्निंग्स होते हैं वो कौन कौन प्रोवाइड करते हैं? या तो एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स या फिर साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। अब भाई कौन सी साइक्लोन वार्निंग्स होते हैं जो हम आपको बताते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है जो भी वार्निंग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं। 4 स्टेजेस में क्या ये साइक्लोन वार्निंग को इशू करता है। ये गाइस हमने PTC 65 में कवर किया हुआ है। देखो, सबसे पहले हम क्या इशू करते हैं? प्री साइक्लोन वाच। देखो, प्री साइक्लोन वाच हम कब इशू करते हैं? जब भी साइक्लोन आने वाला हो उससे हम 72 आवर्स एडवांस में क्या करते हैं? इशू करते हैं। ये अर्ली वार्निंग होती है अबाउट कि जो साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस है या जो डिप्रेशन है वो डेवलप हो चुका है। साइक्लोन अलर्ट होता है, ये हम 48 आवर्स पहले क्या करते हैं? इशू करते हैं। इसमें हम ये बताते हैं कि जो साइक्लोन है उसकी लोकेशन क्या होने वाली है और जो स्टॉर्म है, जो साइक्लोन स्टॉर्म है उसकी क्या इंटेंसिटी होने वाली है, क्या सिवियरिटी होने वाली है। ठीक है, कि कितना खतरनाक होने वाला है साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन वार्निंग क्या होती है? ये एटलीस्ट 24 आवर्स पहले इशू की जाती है। ये बताता है कि कब कोस्टल एरियाज में जो एडवर्स वेदर है, मतलब जो खराब मौसम है, कब स्टार्ट होने वाला है, कब वहां पे डेवलप होने वाला है। ठीक है, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक है, ये 12 घंटे पहले क्या इशू करती है कि जब मतलब कि साइक्लोन आने वाला हो। ठीक है, तो गाइस ये 4 तरह की वार्निंग्स है। ठीक है, जो आपको याद रखना होता है। तो गाइस इसके ना कुछ साइंस भी होते हैं, लाइक रेड अलर्ट, येलो अलर्ट। तो आप इसके जो साइंस है वो पढ़ लेना। ठीक है, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं जो साइक्लोन प्रोन एरिया है वो सबसे ज्यादा कौन से है। देखो, जो रेड एरिया वो वेरी हाई है। तो गाइस जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हैं वो हमारे इंडिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। अब ऐसा रीजन क्यों है ये आपको पता ही होगा। जो साइक्लोन आता है जब वो, क्योंकि आपको पता है हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। तो नॉर्थ में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं तो जो उनकी डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जब साइक्लोन आता है वो हमारी ईस्टर्न कोस्ट को बहुत ज्यादा क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह जब अरेबियन सी में कोई भी साइक्लोन डेवलप होता है तो वो भी ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज में होएगा। तो वो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होएगा? वो इस तरफ जो कंट्रीज है, हमारे इंडिया के वेस्ट तरफ में जो कंट्रीज है उसे नुकसान पहुंचाएगा। हमारी जो इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट की जो स्टेट्स हैं उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये रीजन होता है कि जब भी साइक्लोन आता है वो जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन डेवलप होता है वो हमारे इंडिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है एज कंपेयर टू साइक्लोन विच डेवलप्ड इन अरेबियन सी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो साइक्लोन सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है वो मेनली वेस्ट बंगाल, ठीक है, ओडिशा हो गया, नॉर्थ आंध्र प्रदेश हो गया, साउथ आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये है बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टेड है। अगर हम देख सकते तो इससे कम जो सिवियर है वो जैसे गुजरात हो गया, मेनली नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात। बाकी जो मॉडरेट है वो आप देख सकते हो वेस्टर्न घाट का मेनली एरिया था। और लो में भी आप देख सकते हो ये मेनली केरला साइड। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया साइक्लोन है क्या क्या है नहीं। ठीक है, तो ये सब ज्योग्राफी सेक्शन में कवर हो जाती है, जो इसकी मेन न्यूज है, कोर न्यूज है। ठीक है, बाकी न्यूज में क्यों था वो हम अभी देख लेते हैं। देखो, अभी हम क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। अब ये क्या यूज करेगा? देखो, ये क्या यूज करेगा? मेट्रोलॉजिकल डाटा को यूज करेगा। अब आपको ये तो पता ही होगा मेट्रोलॉजिकल डाटा क्या होता है, कि उस रीजन का क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या विंड स्पीड है, क्या विंड डायरेक्शन है, इन सब चीजों को मेजर करेगा। साथ में जियो स्पेशियल एंड पॉपुलेशन डाटा भी उसका यूज करेगा। जियो स्पेशियल डाटा मतलब कि जो भी आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उस ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगा? यूज करेगा, ताकि हम ये बता सके उस एरिया में उस साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इन पर्टिकुलर एरिया। इसमें क्या होगा? हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक के वार्निंग्स क्रिएट कर सकेंगे। ये क्या क्या फैक्टर्स लेंगे हम इसमें, जब हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक वार्निंग्स इशू करेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट की क्या लोकल पॉपुलेशन है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सेटलमेंट है, क्या लैंड यूज है एंड अदर एलिमेंट, इन सबको हम कलेक्ट करेंगे। इस
लॉन्च करते हुए जो IMD है इसने किसके साथ पार्टनरशिप करा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, साथ में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और साथ में जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके साथ पार्टनरशिप करा है। देखो इसका एम क्या है, ऑफ कोर्स इसका एम यही है कि साइक्लोन की वजह से जो भी हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, ये जो भी हमारी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं उनको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। करंटली जो साइक्लोन वार्निंग्स होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये न्यूज समझ में आई होगी। चलिए अब हम चलते अपनी सेकंड न्यूज पे, इंडिया नियरली हाफ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। तो गाइस ये जो न्यूज है हमारा कब आएगा, GS3 इकोनॉमी सेक्शन में होगी। तो गाइस अभी आपको पता है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो कौन है, वो USA है। और ओनली अगर आपको पता है जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसके साथ हम इंडिया ट्रेड करता है, तो ओनली USA है जिसके साथ इंडिया को ट्रेड करके क्या है, फायदा है। और सभी 9 कंट्रीज के साथ क्या इंडिया को ट्रेड करके डेफिसिट है। और सबसे ज्यादा डेफिसिट किसके साथ है, चाइना के साथ। अभी तो यही रिपोर्ट आई है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो नियरली हाफ हो चुका है। जो एक साल पहले नियरली $22.6 बिलियन होता था, वो इस साल बिटवीन अप्रैल टू अगस्त कितना हो गया, नियरली $12.6 बिलियन हो गया। अब आप ऑफ कोर्स क्या रीजन होंगे, सबसे पहले क्या है, इंडिया में इसके इंपोर्ट नहीं आ रही क्योंकि ऑफ कोर्स डोमेस्टिक डिमांड नहीं है। दूसरा क्या है, जो चाइना के इंपोर्ट्स है, मतलब कि चाइना में जो इंपोर्ट करते हैं नेशन, वो चाइना के इंपोर्ट्स की जो डिमांड है वो एक्सपेंड हो रही है एज कम्पेयर टू अदर नेशन जिनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखो इंपोर्ट कब आता है, हमारे इंडिया में किसी कंट्री से इंपोर्ट कब होएगा, जब इंडिया में डिमांड होगी। तो भाई चाइना में इसका मतलब अभी डिमांड है इसलिए वहां पे इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन किसी और नेशन में भी इतनी डिमांड नहीं है इसलिए और डिफरेंट कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स है वो घट रहे हैं। हाउएवर इंडिया ने क्या है, अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी अच्छे से इंपोज किया है, इस वजह से क्या है, चाइना के इंपोर्ट इंडिया में कम आ रहे हैं। हाउएवर एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि अगर ट्रेड डेफिसिट अभी घटा है, इट डजंट मीन कि वो आगे तक ऐसे सस्टेनेबल रहेगा। अगर आपको सच में इंडिया चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट को घटाना है तो हमें सबसे पहले जो चाइना पे हम इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करना होगा। जैसे आपको पता है किस तरह सोलर PV सेल्स में हम चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो API है वो हम पे कितना डिपेंडेंट है, तो उससे हम क्या करने का, वो डिपेंडेंस हमें रिड्यूस करनी होगी और इसके लिए हमें मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी। अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सके और अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोड्यूस कर सके, बूस्ट कर सके। देखो सबसे पहले क्या इंडिया ने क्या किया, चाइना को नॉन मार्केट इकोनॉमी को क्या ट्रीट किया। इसका मतलब ये क्या करता है, वो चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या करता है, इंपोज करता है। और साथ में कुछ 371 आइटम्स ऐसे हैं जैसे टॉयज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स हैं उस पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। गवर्नमेंट ने निर्विक स्कीम भी अनाउंस की गई है। तो आपको पता होगा हमने निर्विक स्कीम पढ़ी थी। निर्विक स्कीम के अंडर यही है कि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्टर्स को हम ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप ज्यादा ज्यादा क्या अपना एक्सपोर्ट करो। उन्हें हम क्या करते हैं, एक एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि मतलब कि उनको ये खतरा ना रहे कि उनका जो पैसा है वो डूब ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं एंड रिड्यूस प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताओगे निर्विक स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर है, किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस की गई है, आप बताना मेरे को। आत्मनिर्भर भारत भी अभी हमने इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम क्या कर सके, अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके और इंपोर्ट्स को हम क्या कर सके, कम कर सके। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, CSIR दैट इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हाई फ्लोरेट फ्लोराइड एंड आयरन रिमूवल टेक्नोलॉजी। तो गाइस सबसे पहले ये न्यूज GS3 में आएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में। अब मैं आपको पहले शॉर्ट में इस न्यूज के बारे में बता देती हूँ। गाइस जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उसमें क्या है, बहुत ज्यादा कंटेमिनेंट्स होते हैं। तो इसमें यही बताया कि CSIR ने एक टेक्नोलॉजी यूज करेगी जिससे हम क्या करेंगे, वाटर में जो फ्लोराइड और जो आयरन होता है इसको रिमूव करेगी। अब उसको रिमूव करने के लिए क्या है, CSIR ने एक मतलब कि प्यूरिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया है। उस प्यूरिफिकेशन सिस्टम में 3 स्टेज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, 3 स्टेज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगी और उस प्यूरिफिकेशन जो सिस्टम होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी, मतलब कि वो 1 घंटे में नियर अबाउट 10,000 लीटर ऑफ वाटर को क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। अब वो किस तरह से प्यूरिफाई करेगा वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या किया CSIR ने, कम्युनिटी लेवल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया है जिसकी फ्लो रेट कैपेसिटी कितनी होगी, 10,000 लीटर पर आवर। और ये क्या करेगा, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ये कॉमन जो रॉ मटेरियल हमारे पास यूज रहते हैं, मतलब अवेलेबल रहते हैं, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, या फिर जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है इसी को यूज करेगा। मतलब कि कुछ हाई फाई चीजें नहीं यूज कर रहा है, जो हमारे पास नॉर्मली जो मटेरियल अवेलेबल रहता है जैसे सैंड, ग्रेवल, इन्हीं को यूज करेगा। इसमें कहेगा 3 स्टेज में वाटर प्यूरिफाई होएगा। ठीक है, और प्यूरिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लोराइड की जो परमिसिबल लिमिट है और जो आयरन की परमिसिबल लिमिट है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, विच इज कितना है 1.5 ppm फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट है एंड आयरन की क्या है 0.3 ppm। देखो ये क्या करेगा, 3 स्टेज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है।
तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ग्रेविटेशनल सेटलिंग प्रोसेस एंड केमिसॉर्प्शन प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस यूज करेगा। देखो गाइस, ऑक्सीडेशन में तो आपको पता ही होगा मतलब कि ऑक्सीडेशन कर देगा। ग्रेविटेशनल सेटलिंग में ये है कि जैसे क्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, उससे क्या कर देगा, नीचे मतलब कि सेटल डाउन हो जाएगा। केमिसॉर्प्शन में क्या है कि किसी केमिकल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो इन मटेरियल है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ये फ्लोराइड या आयरन को, ठीक है। देखो अगर हम एक्सेस फ्लोराइड इंटेक कर लेते हैं, इसकी वजह से हमें हेल्थ इफेक्ट पड़ते हैं। ऑफकोर्स फ्लोरोसिस एक डिजीज होती है, वो हो जाती है जिसकी वजह से हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डेंटल फ्लोरोसिस होगी, स्केलेटल फ्लोरोसिस होगी एंड नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस होगी। हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड पाया गया है कहाँ पे, इन 230 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 20 स्टेट, और सबसे ज्यादा जो वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट्स हैं वो राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा जो मॉडरेटली इफेक्टेड स्टेट्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र है। अगर उसी तरह के अगर आयरन भी आप ज्यादा क्वांटिटी में ले लो, इस वजह से भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी हो सकती हैं, जैसे लीवर कैंसर, डायबिटीज या डिजीज विच इज रिलेटेड टू हार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आयरन क्या मोस्ट कॉमन कंटेमिनेंट इन ड्रिंकिंग वाटर में विद ओवर 18,000 रूरल एरियाज में पाया गया है, विच इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द ओवर प्रेजेंस ऑफ आयरन। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर सके, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, एंड सेकंड क्या है, जल जीवन मिशन। तो ये गाइस हम काफी बार पढ़ते हैं, जल जीवन मिशन, इसका एम क्या है 2024 तक हम क्या कर सके, हर रूरल हाउस होल्ड को क्या कर सके, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर सके फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं हम अपनी, इंडिया यूके टू साइन डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट। तो गाइस ये जो न्यूज है GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में जाएगी। तो गाइस हमने कल भी पढ़ा था किस तरह, देखो हमने परसों पढ़ा था पहले क्वाड कंट्रीज की मीटिंग हुई, फिर कल हमने पढ़ा इंडिया जापान के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया यूके में। तो गाइस हमने इस टाइप की न्यूज पहले भी पढ़ी है, जिसमें हमने ये सब अच्छे से समझा था कि लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट अगर हम किसी कंट्री के साथ साइन करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होता है। देखो अगर हम कोई भी कंट्री किसी के साथ लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट साइन कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम उस कंट्री के या फिर वो कंट्री हमारे इंडिया के क्या यूज कर सकते हैं, मिलिट्री जो बेसिस होते हैं, मिलिट्री जो कैंप्स होते हैं, या फिर जो भी है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया ने यूके के साथ लॉजिस्टिक पैक्ट साइन किया तो इससे क्या होएगा, हम क्या कर सकते हैं, इंडिया यूके के और यूके इंडिया के बेसिस को यूज कर सकता है, उनके एयरफील्ड्स को यूज कर सकता है फॉर फ्यूल सप्लाई एंड स्पेस अलोंग विद ज्वाइंट ट्रेनिंग, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने इंडिया को ऑफर किया कि वो एटलांटिक ओशन को में अपनी नेवल फैसिलिटीज को यूज कर सकता है। इससे क्या होगा, जो इंडिया और यूके है उसके अंदर ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक टाइज क्या होंगी, एनहेंस होएगी। इंडिया का ऑलरेडी इस तरह का एग्रीमेंट यूएसए के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी है, साउथ कोरिया, ओमान, सिंगापुर, इन सब के साथ है। रशिया के साथ जो पैक्ट है वो भी अंडर कंसिडरेशन है। अब इस पैक्ट का क्या साइन है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस पैक्ट से हम क्या कर सकते हैं, इंडिया क्या है उस कंट्री के पोर्ट्स, मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकती है, जिससे जो मेजर रीजंस हैं, ठीक है, जो बहुत स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, जैसे गल्फ रीजन हो गया, साथ में कुछ जो किलिंग रीजन होता है जो साउथ इंडियन ओशन में है, या जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन हो गया जैसे ओकिनावा, बुसान। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जैसे जिबूटी, बहरान, ये बुसान साउथ कोरिया की तरफ है, जापान में है ये ओकिनावा, विमोजा, यूएस में देखो गुआम, सिंगापुर। तो ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं इनको हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पता है किस तरह से जो चाइना है अपने बेसिस को डेवलप कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कर रहा है, अपने बेसिस को मतलब कि सेटअप कर रहा है। अगर हम ऐसा पैक्ट किसी और कंट्री के साथ करते हैं तो इससे क्या होगा, इंडियन नेवी को अपना अलग से क्या है सेटअप नहीं करना होगा, अलग से कैंप सेटअप नहीं करना होगा। और अगर इंडिया अपने आप कोई सेटअप करता है तो उसमें इंडिया का काफी खर्चा आता है। तो इस वजह से क्या आएगा, हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री का क्या कर सकते हैं, कैंप को यूज कर सकते हैं, उनके मिलिट्री बेस को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मिलिट्रीज हैं वो हर एक दूसरे के बेसिस को भी क्या कर सकते हैं, देख सकती है, और बायलेटरल जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती रहती है उस वक्त यूज भी कर सकती हैं, जैसे यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन, इंटरनेशनल रिलीफ, इन सब के वक्त क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, EPCA दैट इज द एनवायरमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एक सेकेंड, Prevention and Control Authority direct Delhi or other states to implement Great Response Action Plan from October 15 in Delhi NCR। तो गाइस ये जो न्यूज है GS3 में एनवायरमेंट सेक्शन में है। तो गाइस आपको पता है विंटर्स आ गई हैं, तो अब क्या है, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो गाइस ये हर साल होता है, कोई नई बड़ी बात नहीं है कि इसी साल हो रहा है। तो देखो क्या है, जब ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था किसको, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को, कि आप कुछ ऐसा प्लान लेके आओ ताकि हम एयर पोल्यूशन को दिल्ली एनसीआर में कॉम्बैट कर सके। तो इसमें क्या किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे
एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने क्या किया, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट किया कि आप अपनी अपने स्टेट्स में क्या करोगे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करोगे, ताकि हम दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन है उसे कम्बाट कर सकें। अब गाइस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता क्या, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान रिलेटेड टू विच, तो आपको पता होना चाहिए इट इज रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो गाइस अगर आपने पिछले साल की पीटी 365 पढ़ी है या मंथली मैगजीन्स पढ़ी है तो उसमें ये डायरेक्ट था। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में क्या है, इसमें सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जो लिए जाते हैं जब भी जो पोल्यूशन लेवल है एक लिमिट तक पहुंच जाता है। देखो हम सबसे पहले क्या क्या स्टेप लेते हैं, देखो अगर पोल्यूशन लिमिट, देखो दो तरह के पीएम्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है। अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो लिमिट है वो अबव हो जाए 65 और अब पीएम 10 की लिमिट अबव हो जाए 101, तो इसके अंदर फिर क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है, ये क्या करती है, लाइक रोड्स की वॉशिंग को करती है, वाटर के साथ मशीन के थ्रू स्वीपिंग करती है, बैन एनफोर्स कर देती है कि आपको पटाखे नहीं जाने हैं जलाने हैं, या फिर जो व्हीकल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है फॉर पोल्यूशन स्टैंडर्ड, मतलब कि वो BS6 नॉर्म्स की हैं या नहीं, तो इन सबको चेक करने लगती है। स्टेज 2 में क्या होता है, जब एयर क्वालिटी वेरी पुअर हो जाती है, स्टेज 1 में कैसी क्वालिटी थी, मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी थी, स्टेज 2 में क्या होती है, जब एयर क्वालिटी वेरी पुअर हो जाती है, जबकि जब PM 2.5 और बढ़ जाता है, PM 10 और बढ़ जाता है, तो इसमें क्या करती है जो गवर्नमेंट है डीजल जनरेटर पे बैन कर देती है, जो पार्किंग फीस होती है वो बढ़ा देती है 3 से 4 गुना, साथ में जो कोयल का यूज है उसको मना कर देती है, और जो लोग जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम से इम्पैक्टेड है उन्हें क्या करती है, सलाह देती है कि आप अंदर ही रहो। स्टेज 3 में क्या होता है, जब एयर पोल्यूशन मतलब कि सेवरली पोल्यूटेड हो जाता है, मतलब PM 2.5 PM 10 और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होता है जो रोड क्लीनिंग और वॉशिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसे और बढ़ा देते हैं, मतलब अगर दिन में 2 बार साफ करें तो अब दिन में 4 बार साफ करेंगे। ब्रिक किल्स जो मतलब कि भट्टे होते हैं किसके, ईंट के, तो उनको क्या करते थे, शट डाउन कर देती है। साथ में जो भी दिल्ली में कोल प्लेस प्लांट्स हैं उन्हें क्या कर देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है। फिर आती है स्टेज 4 इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है लेवल, तो इसमें क्या करती है, ट्रक्स की एंट्री पे बैन कर देती है, एक्सेप्ट एसेंशियल आइटम्स, साथ में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसको बैन कर देती है, हॉल्ट कर देती है थोड़े दिन के लिए। और आपको पता ही OD1 का सिस्टम क्या है, हर बार दिल्ली में शुरू हो जाता है फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, देखो ये मैंने आपको बता ही दिया। जो EPC है वो सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी है, किसके अंडर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब विंटर से पहले क्या है, हमेशा इंप्लीमेंट क्यों होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये आपको पता है, क्योंकि भाई नेबरिंग स्टेट्स कौन है, भाई नेबरिंग पंजाब हरियाणा, यहाँ पे क्या होता है, स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल बर्निंग के साथ साथ क्या, क्योंकि विंटर आने वाली होती है, कूलर टेम्परेचर होता है, जो पोल्यूटेंट्स का जो ट्रैप होता है वो काफी नीचे ग्राउंड पे हो जाता है, जिसको हम स्मोक बोलते हैं। कुछ और कॉजेज भी हैं, ऑफ कोर्स व्हीकल इंडस्ट्रीज पे एमिशंस है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, बर्निंग ऑफ वेस्ट है, तो ये सब कुछ कॉजेज होते हैं। अभी रिसेंटली क्या, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसने क्या किया, एक डिकम्पोजर कैप्सूल को डेवलप किया। डिकम्पोजर कैप्सूल का जो नाम है वो है पूजा बायो डिकम्पोजर। अब ये डिकम्पोजर कैप्सूल क्या करेगा, देखो इसको आप लिक्विड सॉल्यूशन में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, फिर हम क्या करेंगे, फील्ड्स जो आपके खेत हैं उस पर स्प्रे कर देंगे। इससे क्या करेगा, जो भी स्टबल है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज, मतलब उसे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। चलो गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अपनी छोटी छोटी न्यूज पे चलते हैं। असीम पोर्टल, तो गाइज ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, आई थिंक जुलाई में ही पढ़ा था हमने, डेली करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। तो गाइज इसमें क्या है, देखो अभी क्या है, जब कोविड आया तो काफी कंट्रीज से मतलब कि जिन्होंने जो हमारी स्किल्ड लेबर है वो काफी क्या है इंडिया में वापस आई, क्योंकि उनकी जॉब वहां चली गई। तो इसमें क्या है, असीम पोर्टल क्या करेगा, जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर पढ़े लिखे हैं, उनको कनेक्ट करेगा किनसे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, उनको अपने देखेंगे कि उनके पास क्या क्या स्किल है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री जिनको जो चाहिए होगा वो उनको हायर कर लें। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, डिमांड सप्लाई गैप को क्या करता है, ब्रिज करता है ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी वर्कर्स की डिटेल्स होते हैं उसको मैप करता है ऑन द रीजन एंड द लोकल इंडस्ट्री डिमांड्स। देखो ये असीम पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किए गए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और लॉन्च किसके साथ किया, किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अभी न्यूज में ये द्वारा इसलिए है क्योंकि विद इन 2 मंथ्स क्या है, इसने 60,000 लोगों को क्या दे दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दी है। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं हम अपनी, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। तो ये इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज।
इसका एम क्या है, ताकि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है रोड नेटवर्क को डेवलप कर सके। देखो इसका एम ये है कि हम क्या कर सके, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मतलब कि इसके अलावा जैसे आपको पता है रोड कनेक्टिविटी बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरिया या फिर स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस में जो हम ज्यादा यूज करते हैं, इसके अलावा क्या करना है, हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी क्या करना है, रोड नेटवर्क प्रोवाइड करना है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स आपको पता है टीआरपी अर्नब जी क्यों। तो मुंबई पुलिस क्या कर रही है, अभी जो आपने सुनने में आ ही होगा टीआरपी स्कैम चल रहा है, तो मुंबई पुलिस क्या कर रही है, इसी मैटर को क्या कर रही है, देख रही है। देखो टीआरपी का मतलब क्या होता है, टीआरपी का मतलब ये होता है कि कितने लोग, ठीक है, क्या इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज के हिसाब से किस चैनल को कितनी देर तक देख रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो उसे हम बोलते हैं टीआरपी। ठीक है, इंडिया फॉलो करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ 1 मिनट। देखो टीआरपी का मतलब क्या होता है, जिस चैनल की जितनी ज्यादा टीआरपी होगी तो एडवर्टाइजर्स जो होंगे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट उस चैनल पे ज्यादा देना पसंद करेंगे। ऑफ कोर्स लोग उनकी एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा देखेंगे किसी और चैनल पे। ठीक है, तो टीआरपी क्या होता है, एक मेन करेंसी होती है एडवर्टाइजर्स के लिए, वो डिसाइड करते हैं कि किस चैनल पे हमें अपना एडवर्टाइजमेंट देनी है बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो एक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, वो एक बारोमीटर को डेवलप करता है। देखो बारोमीटर को इंस्टॉल किया गया है कितने, 45,000 हाउस होल्ड्स में। जो बार्क है, देखो बार्क वो नहीं है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नहीं, ये बार्क कौन सा है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। ये इंडस्ट्री बॉडी है जिसको ज्वाइंटली ओन किया गया एडवर्टाइजर्स के द्वारा, एड एजेंसीज के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा, ताकि जो भी टेलीविजन रेटिंग है उन्हें क्या कर सके, कैरी आउट कर सके। गूगल फेसेस न्यू एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया ऑन स्मार्ट टीवी। तो गाइस आपको पता ही होगा स्मार्ट टीवीज क्या होते हैं। तो कोई एंटी ट्रस्ट केस क्या होता है, सपोज करो आप दो दोस्त हो, आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो क्या आएगा, ऑफकोर्स आप दोनों काम इकट्ठे नहीं करोगे। तो यही होता है एंटी ट्रस्ट लॉस, वो लॉज होते हैं ताकि जो दो कंपनीज है वो आपस में इकट्ठे काम नहीं कर पाती। इट प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम वर्किंग टुगेदर। तो क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो ये बंदा है ना, ये मतलब कि अपनी मोनोपोली करेगा, ठीक है, या फिर ये प्राइसेस के साथ क्या कर सकता है, मतलब हेर फेरी कर सकते हैं। तो यही होता है एंटी ट्रस्ट लॉस। सो एंटी ट्रस्ट लॉस आर दोस लॉस दैट प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल प्राइस, जो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है अनफेयरली या फिर अपनी मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अभी क्या है, किसी ने क्या किया है, कंप्लेंट किया है कि जो गूगल है, आपको पता है गूगल जो है कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है मार्केट में इन स्मार्ट टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी कंप्लेंट को अभी कौन मॉनिटर कर रहा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इस कंप्लेंट को एग्जामिन कर रहा है कि क्या सही में गूगल को पे जो इल्जाम लगाए वो है या नहीं। तो गाइस ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ही हमने काफी बार पढ़ चुके हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना। किसके अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंडर, जो क्या करती है, मॉनिटर करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कहीं कोई मोनोपोलाइजेशन तो नहीं कर रहा, अपने कंट्रोल तो नहीं कर रहा मार्केट में। इसका एम ये है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके, स्मॉल एंटरप्राइज को डेवलप कर सके, और जो ट्रेड फ्रीडम ऑफ ट्रेड है जो हमारा आर्टिकल 19 के अंडर है उसे इंश्योर कर सके। आगे बढ़ते हैं, ड्रैगन फ्लाई फॉसिल्स अनअर्थन फ्रॉम झारखंड। देखो ये फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फॉसिल है जो इंडिया से क्या करिए, अनअर्थन किया। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था फॉसिल्स का मतलब क्या होता है। देखो फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो जो स्पीसीज जैसी थी वो अभी भी ऐसी है, मतलब जिसने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये पहली ड्रैगन फ्लाई फॉसिल है जो इंडिया से क्या हुई है, मिली है, और ये मानी जा रही है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो है, नियोजीन पीरियड की है। देखो ड्रैगन फ्लाइज के हैं, वेटलैंड बायोइंडिकेटर्स हैं, कार्निवरस है, मतलब कि मेनली किस किस पे फीड करती हैं, मोथ्स, फ्लाइज, मॉस्किटोस पे। जो जियांट ड्रैगन फ्लाइज हैं उससे इनका साइज जो स्मॉलर है और कहीं भी पाई जा सकती हैं। डिस्कवरी सजेस्ट करता है जो इसका हैबिटेट है या जो सर्वाइवल एरिया है वो कहाँ पे रहता है, मेनली ट्रॉपिकल वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में, क्योंकि मैक्सिमम जो अपना एरिया नियरली फ्रेश वाटर बॉडीज के आसपास ही बिताती है। ठीक है, और फ्रेश वाटर जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास। लास्ट न्यूज करते हैं, अर्थ शॉर्ट प्राइज लॉन्च बाय द प्रिंस विलियम। देखो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का जो प्रिंस विलियम है उन्होंने एक अर्थ शॉर्ट प्राइज है उसको लॉन्च किया गया, और लॉन्च ये 2021 में इसको स्टार्ट किया जाएगा। जो अर्थ शॉर्ट प्राइज है इसको एनुअली अवार्ड दिया जाएगा 5 लोगों को। अब वो लोग भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जिसका एम क्या है, जिन्होंने एनवायरनमेंट की जो हमारी प्रॉब्लम है ग्लोबली उसको कोई 50 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं, तो उस फील्ड में से मिलेगा। तो कोई न्यू ग्लोबल प्राइज है किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जिन्होंने हमारे प्लेनेट को रिपेयर करने के लिए क्या किया है, काम किया है, ताकि अगले 10 साल में हम अपने प्लेनेट को रिपेयर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।